देखिए, एक बार बड़ी कामयाबी मिल जाए तो लोग कहते हैं किस्मत थी। लेकिन जब कोई फाउंडर एक के बाद एक बार बार कामयाब हो तो फिर ये किस्मत नहीं, उसके पीछे एक पैटर्न होता है। आज हम ऐसी एक शख्सियत, सीरियल एंटरप्रेन्योर रेहान जलील की प्ले बुक को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि आखिर वो टेक्नोलॉजी की बड़ी लहरों को पहचानते कैसे हैं और फिर उन पर सवारी कैसे करते हैं। सबसे पहले इनकी कंपनी वाइकोरस सेल हुई पूरे $180 मिलियन में। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। फिर आई इनकी दूसरी कंपनी इलास्टिका, जो इससे भी बड़ी रकम यानी $280 मिलियन में बिकी। और अब इनका तीसरा वेंचर सिक्योरिटी एआई अभी से $180 मिलियन से ज्यादा की फंडिंग उठा चुका है। तो आप खुद ही सोचिए, ये सिर्फ किस्मत तो नहीं हो सकती है ना। तो सवाल वही है, क्या ये सब किस्मत का खेल है या इसके पीछे एक पूरी प्लेबुक, एक स्ट्रैटेजी है? आइए इसी हिकमत अमली को डीकोड करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी लहरों को पहचाना जाता है और उनसे फायदा उठाया जाता है। देखें, समंदर में किसी बड़ी लहर पर सर्फ करने से पहले जरूरी है कि आपको लहरें देखनी आती हों। रेहान जलील के लिए भी सब कुछ यहीं से शुरू हुआ, यानी टेक्नोलॉजी में आने वाली तब्दीलियों के पैटर्न्स को पहचानने की सलाहियत से। इनके सफ़र का आगाज़ पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से हुआ, जहां उन्होंने कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ा। फिर वो सन माइक्रोसिस्टम्स गए, जहां वो बिल्कुल कटिंग एज काम कर रहे थे, पहले मल्टी कोर जीपीयूज़ पर। लेकिन फिर एक बहुत बड़ी गेम चेंजिंग लहर आई, इंटरनेट, और इन्होंने फौरन इस लहर को पहचाना और एक नेटवर्किंग स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। इनका ये कॉल उनकी पूरी सोच को समझा देता है। इनके लिए असल चीज़ सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाना नहीं थी, बल्कि उन बड़ी तब्दीलियों का हिस्सा बनना था जो पूरी दुनिया को बदल कर रख देने वाली थीं। तो इसी बुनियादी समझ के साथ वो अपनी पहली बड़ी लहर को पकड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे, और वो लहर थी मोबाइल डेटा का धमाका। सोचिए, आईफोन के आने से भी पहले रेहान जलील ने एक बहुत बड़े मसले को देख लिया था। हर कोई अपनी जेब में हाई स्पीड इंटरनेट चाहता था, लेकिन जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, उस डेटा के सुनामी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उस वक्त के नेटवर्क्स सिर्फ कॉल्स और टेक्स्ट के लिए बनाए गए थे। तो उनकी टीम ने एक नया 4G गेटवे बनाया, एक ऐसी चीज जो मोबाइल डेटा के उस सैलाब को मैनेज कर सकती थी। और इसका नतीजा वही $180 मिलियन की सेल टैलब्स को। इसने साबित कर दिया कि टेक्नोलॉजी की लहर पर उनका पहला दांव बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पैसों से भी ज्यादा अहम एक और चीज थी। वो बुनियादी स्किल जो उन्होंने हासिल की, डीप पैकेट इंस्पेक्शन। इसका मतलब क्या है? मतलब डेटा ट्रैफिक के अंदर बहुत गहराई में जाकर देखने की सलाहियत। सोच लें, एक डिजिटल माइक्रोस्कोप की तरह, जिससे ये पता चल जाता था कि लोग असल में कौन सी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और यही स्किल इनके अगले सफ़र का पुल बनने वाली थी। तो जैसा कि मैंने कहा, यही स्किल उनके अगले वेंचर का ब्रिज बनी। और इस बार उन्होंने एक और भी बड़ी लहर का सामना किया, दी क्लाउड वेव, यानी हर चीज का क्लाउड पर शिफ्ट हो जाना। अब देखिए, वही डीप पैकेट इंस्पेक्शन वाली स्किल काम आई। इसी की बुनियाद पर उन्होंने एक बिल्कुल नई मार्केट कैटेगरी बना दी, क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर, जिसे CASB कहते हैं। आसान लफ्जों में, ये क्लाउड एप्लीकेशंस के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह था। इन्होंने इस बार भी डॉट्स कनेक्ट किए। मसला ये था कि गूगल ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स जैसी ऐप्स की वजह से कंपनी का डेटा अब उनके अपने सिक्योर नेटवर्क से बाहर जा रहा था। इससे सिक्योरिटी का जो पुराना मॉडल था वो टूट रहा था। तो इनका हल इलास्टिका का CASB, जो क्लाउड में ही एक सिक्योरिटी लेयर बन गया। ये देखता था कि मुलाजमीन इन नई ऐप्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको प्रोटेक्ट करता था। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। देखिए, 2010 की दहाई में सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहते थे, हम अपनी कंपनी में SaaS ऐप्स अलाउ नहीं करेंगे। आज वही लोग कह रहे हैं, हम अपने यूजर्स को ChatGPT पर नहीं जाने देंगे। तारीख खुद को दोहरा रही है। ये जो नहीं की आवाज़ उठती है ना, अक्सर यही इस बात का सबसे बड़ा इशारा होती है कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और नतीजा, एक बार फिर उनकी दूरंदेशी सही साबित हुई। इस बार डील हुई ब्लू कोट सिस्टम्स के साथ पूरे $280 मिलियन में। और अब हम आते हैं आज के दौर पर, जहां उनके पिछले तमाम तजुर्बात एक जगह आकर मिल जाते हैं और फोकस करते हैं अब तक की सबसे बड़ी लहर पर, डेटा और AI। इनकी तीसरी कंपनी सिक्योरिटी AI उस एक सादा सी लेकिन बहुत गहरी बात पर बनी है। थीसिस ये था कि डेटा जो है वो AI का फ्यूल है, लेकिन उस फ्यूल पर जो कंट्रोल्स हैं, जैसे प्राइवेसी, सिक्योरिटी, एक्सेस, वो सब बिखरे हुए हैं, अलग अलग हैं, और दर्जनों अलग अलग टूल से उसको मैनेज करना आगे जाकर नामुमकिन हो जाएगा।
तो सिक्योरिटी एआई का मकसद इन सब बिखरे हुए कंट्रोल्स को, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, गवर्नेंस, सबको एक जगह लाना है, एक सिंगल डेटा कमांड सेंटर बनाना है। बुनियादी तौर पर ये वो गार्ड रेल्स, वो हुदूद कायम कर रहा है जिनके अंदर कंपनियां अपने डेटा को एआई के लिए महफूज तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो इस पूरे सफर से हम क्या सीख सकते हैं? इसका निचोड़ क्या है? असल में ये एक साफ सुथरी 3 हिस्सों वाली प्लेबुक है। ये फ्रेमवर्क कामयाबी का एक नक्शा है। स्टेप 1, एक ऐसी बड़ी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी शिफ्ट को पहचानो जिसके खिलाफ लोग मज़ाहमत दिखा रहे हों। स्टेप 2, अपने पिछले तजुर्बात और स्किल्स को उस नई लहर से जोड़ो ताकि एक एडवांटेज हासिल हो। और स्टेप 3, वो चीज़ बनाओ जिसकी ज़रूरत दुनिया को उस वक्त पड़ेगी जब ये तब्दीली मेन स्ट्रीम हो चुकी होगी, यानी मुस्तकबिल के लिए तामीर करो। आखिर में ये कहानी सिर्फ एक फाउंडर की कामयाबी की दास्तान नहीं है। ये असल में अपने इर्द गिर्द की दुनिया को देखने का एक नया लेंस है। ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में वो कौन सी बुनियादी तब्दीलियां आ रही हैं और अगली बड़ी लहर पर सवार होने के लिए क्या किया जा सकता है।